सर्दी के दिन थे। मेरे कमरे में ज़्यादा जगह होने के कारण माँ ने चाचा को मेरे कमरे में सोने के लिए भेज दिया था। लेकिन चाचा के मन में मेरे बारे में कुछ गलत विचार आ रहे थे। यह मुझे नहीं पता था। रात को जब कमरे की लाइट बंद हुई तब चाचा ने कहा कि बहुत ठंड है और चाचा मेरे बिस्तर पर आ गए और फिर चाचा आधी रात को मेरे सर के ऊपर हाथ फेरने लगे, जिससे मेरी आँख खुल गई। तब चाचा ने मुझे चुप रहने को बोला और कहने लगे, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। और पूरी रात चाचा ने हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नई रोमांचक कहानी में। उम्मीद है कि आपको यह कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम गौरी है। मैं अब 14 साल की हो गई हूँ। कुछ दिन बाद हमारे घर में मेरी बहन की शादी होनी थी। शादी में अभी 20 दिन बाकी थे। बहन की शादी के पहले वर रस्म के लिए अंकल हमारे घर आए थे। यह रिश्ते में मेरे पापा के दूर के भाई लगते थे। चाचा जी का अभी तक अपनी शादी का कोई इरादा नहीं था। चाचा जब दीदी को आशीर्वाद दे रहे थे तो उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत हंसी आ रही थी। मेरे साथ दीदी भी हंस रही थी, क्योंकि उन्हें भी मेरे हंसने का कारण पता था। जब चाचा मेरे पास आए तब दीदी अपने कमरे में चली गई। उसे पता था चाचा मुझे मेरे हंसने का कारण पूछेंगे। चाचा जी जब मेरे पास आए थे तब उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा था, हमारी छोटी रानी का हंसने का क्या कारण है। मैंने कहा कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही हंस रही थी। फिर चाचा जी ने कहा कि मुझे सब पता है, तुम्हारी माँ ने मुझसे शादी के बारे में पूछा इसलिए तुम हंसने लगी। तू चिंता मत कर, तेरे चाचा की भी शादी बहुत जल्दी हो जाएगी। फिर सब लोग मुझसे शादी की बातें करना बंद कर देंगे। चाचा जी शादी को लेकर बहुत गंभीर हो गए थे, क्योंकि उनकी शादी को लेकर कोई बातें नहीं हो रही थी, जबकि उनकी उम्र 40 साल हो गई थी। हॉल में सिर्फ चाचा और मैं ही थे। उन्होंने जोर से मेरे कंधे को पकड़ते हुए कहा, तू तो अब बहुत ही बड़ी हो गई है, अब तेरी सुंदरता बाहर निकल कर आ रही है। चाचा की नज़रें मुझे देखने लगी और मुझे एक अनजान डर सताने लगा। इसलिए मैंने उनका हाथ अपने कंधे से खींचकर हटाया और वहाँ से खामोशी से निकल गई। मैं घर में सबसे छोटी और चुलबुली, सबकी लाडली थी। दीदी की शादी के समय मैं घर में सबसे छोटी थी, लेकिन उस उम्र में मेरे साथ कोई ऐसा भी कर सकता है, ये मुझे नहीं पता था। ये वो ठंडी के दिन थे और दीदी की शादी भी ठंडी के महीने में होने वाली थी। धीरे धीरे माँ और दीदी शादी की खरीदारी में व्यस्त हो गई। आमतौर पर मुझे दीदी सुबह कॉलेज छोड़ने आती थी, लेकिन अब मुझे स्कूल छोड़ने के लिए पापा आते थे। कभी कभी उन्हें भी देर हो जाती थी। माँ को तो स्कूटी चलाना नहीं आता था। कुछ दिनों के लिए मुझे स्कूल जाना था, लेकिन माँ पापा ने मुझे छुट्टी लेने से मना किया था। अब मुझे स्कूल छोड़ने की समस्या थी। चाचा को आए हुए 2 दिन हो गए थे। उस दिन रोज की तरह मैं सुबह अपने स्कूल की तैयारी की और हॉल में आ गई। पापा तो अभी अभी सोकर उठे थे। पापा ने कहा, आधा घंटा रुक जा, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। मैंने पापा से कहा, आज आप अपना काम छोड़ दीजिए और मुझे छोड़कर आइए। जब से आप मुझे छोड़ने आ रहे हैं मैं स्कूल में लेट पहुँचती हूँ, फिर मुझे सज़ा मिलती है। पापा का भी ऑफिस का टाइम हो रहा था। वो बोले, रुक जा, मैं अभी आया। अभी हमारी बातचीत चल ही रही थी कि चाचा सोकर उठे और बोले, अगर कोई परेशानी नहीं है तो मैं गौरी को छोड़कर आता हूँ। चाचा के ऐसा कहते ही पापा ने गाड़ी की चाबी उनके हाथ में थमा दी। पापा का एक काम कम हो गया था। फिर चाचा मुझे स्कूल छोड़ने निकले। सुबह 8 बजे मेरा स्कूल था और मैं रोज़ पापा को पकड़कर पीछे बैठती थी। अब मैं चाचा को पकड़कर वैसे नहीं बैठ पा रही थी, क्योंकि मुझे बहुत शर्म आ रही थी और मुझे ठंड भी लग रही थी। घर के थोड़ी दूर जाते ही चाचा जी ने मेरा हाथ अपनी कमर में डाल दिया और कहने लगे, मुझे तेरी आवाज़ आ रही थी, शर्मा मत, तू मुझे पकड़ कर बैठ सकती है। चाचा जी ने भले ही मुझे ऐसा करने को कहा, लेकिन फिर भी मैं उन्हें पकड़ कर नहीं बैठी। फिर अचानक चाचा जी ने तेज़ ब्रेक लगाई और मैं उनके ऊपर गिर गई। फिर मैं जैसे ही उनके ऊपर गिरी तो उन्होंने तुरंत मेरे दोनों हाथ पकड़कर अपने कमर में डाल दिए। उन्होंने कहा, अगर ठंड लग रही है तो मुझे पकड़कर बैठ। मुझे भी ठंड बहुत लग रही थी, इसलिए मैं भी चाचा जी को पकड़कर बैठ गई। उस दिन मैंने चाचा जी की बात मान ली, लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। चाचा जी ने कहा था कि यह ठंड से बचने के लिए है, लेकिन मैं इस पर ध्यान नहीं दे पाई। उनके स्पर्श से मुझे कुछ अलग महसूस हुआ। उस दिन के बाद से उन्होंने मुझसे थोड़ा अलग व्यवहार करना शुरू कर दिया। उस दिन तो चाचा मुझे स्कूल छोड़ने भी आए और लेने भी आए थे। लौटते समय उन्होंने मुझे अपने कमर में हाथ डालने के लिए कहना शुरू कर दिया, लेकिन उस समय तो मुझे ठंड नहीं लग रही थी, क्योंकि दोपहर तक काफ़ी धूप हो गई थी। मैंने चाचा जी को पकड़कर बैठने के लिए सख्त मना कर दिया। इसके बाद से चाचा जी रोज़ ही मुझे स्कूल छोड़ने के लिए आने लगे। धीरे धीरे उनका स्पर्श बढ़ने लगा था, लेकिन अब मुझे भी बड़ा अजीब महसूस होने लगा था। पहले माँ मेरे बालों में रोज़ तेल लगाकर अच्छे से चोटी बाँधती थी, लेकिन अब दीदी की शादी के चक्कर में उनका मुझ पर कोई ध्यान नहीं था। इसलिए कुछ दिनों से मैं सिर्फ एक ही चोटी बनाकर स्कूल जा रही थी, लेकिन अब मेरे बाल काफ़ी उलझ रहे थे। उस दिन घर आते ही मैंने स्कूल की पोशाक बदल दी और बालों को खोलकर आईने के सामने बैठ गई। मैंने माँ से कहा, तुम मेरे बालों में आज अच्छे से तेल लगाकर चोटी बाँध दो।
पिछले 2 दिनों से मैंने सिर पे एक ही चोटी बाँध रखी है और मैं बहुत गंदी लग रही हूँ। तब माँ ने कहा, आज नहीं, बाद में कभी, मुझे तेरी दीदी की शादी के लिए सामान लेने जाना है। माँ ने ऐसा कहा, फिर वो दीदी के साथ मार्केट चली गई। मुझे तो बालों की चोटी बनाने का कभी समय ही नहीं मिला, इसलिए मैं अपने कमरे में चली गई। लेकिन चाचा जी भी मेरे पीछे-पीछे मेरे कमरे में आ गए। आकर उन्होंने कहा, गौरी, जो काम तेरी माँ ने नहीं किया, उसको मैं कर सकता हूँ। चाचा जी की नज़रें मुझे असमंजस में डालने लगी। मैंने उनकी मदद लेने से मना किया, लेकिन उन्होंने मुझे बिस्तर के किनारे बैठा लिया और मेरे बालों में तेल लगाना शुरू कर दिया। मुझे तेल लगाते हुए अचानक उनका हाथ अपनी पीठ पर स्पर्श हुआ, जो मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने चाचा जी से कहा, चाचा जी, आप मेरी पीठ पर हाथ क्यों फेर रहे हो? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, प्लीज़ अपना हाथ हटाओ। लेकिन वह हंसने लगे और अपना हाथ हटाने को तैयार नहीं हुए। उल्टा उन्होंने अपने दूसरे हाथ से मेरी फ्रॉक की जिप खोलनी शुरू कर दी। यह सब देखकर मैं चाचा जी से जल्द ही दूर चली गई और दूर जाकर कहा, आप यह क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। फिर मैं कमरे से बाहर निकल गई। उसके बाद चाचा जी मेरे पीछे दौड़ते हुए आए और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। तब दरवाजे से मौसी घर में आई। मौसी इस समय हमारे घर में काम करने आती थी। उन्हें देखकर चाचा जी ने मेरा हाथ छोड़ दिया। मेरा गुस्से से भरा चेहरा देखकर मौसी ने मुझे गुस्से का कारण पूछा। मैंने उन्हें कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन चाचा जी ने मौसी से कहा, ताई, जरा मेरे लिए एक कप चाय बना दो। गौरी ने एक ही गणित के सवाल को लेकर मेरा सिर दर्द कर दिया है। मैंने 20 बार उसे वही सवाल समझाया, लेकिन उसे वह समझ में नहीं आया। आखिर में वह चिढ़कर बाहर चले गए। चाचा ने मौसी से झूठ बोला था। इसका मतलब यह था, वह मेरे साथ गलत मकसद से पेश आ रहे थे, इसलिए मुझे किसी से ज़्यादा कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं थी। इसलिए मैंने मौसी को कुछ नहीं बताया और घर से बाहर निकल गई। रात को चाचा मेरे कमरे में आ गए। मेरे पास एक अलग कमरा था, लेकिन वह ज़्यादा बड़ा नहीं था। वहाँ मुश्किल से 2 लोग रह सकते थे। जैसे ही मैंने चाचा जी को देखा, मैंने कमरे की लाइट बंद कर दी और अपने ऊपर कंबल ओढ़कर सोने की कोशिश की। चाचा जी ने फिर से कमरे की लाइट चालू की और मेरे ऊपर से कंबल हटा दिया। मैं उन पर गुस्सा होने वाली थी, तभी वह मेरे सामने खड़े होकर मेरे कान पकड़े हुए थे। उन्होंने कहा, गौरी, मुझे बात करने का एक मौका दो। तुझे कुछ गलतफ़हमी हुई है। मैं तेरे बाल ठीक कर रहा था। तेरे कुछ बाल तेरी फ्रॉक के जिप में फँस गए थे। मैं उन्हें हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तू तो चिढ़कर बाहर चली गई। उस समय मुझे चाचा का बोलना ठीक लगा। मैंने कहा, ठीक है, मगर आप यहाँ अब क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, मैं तो बस तुमसे ये बात करने आया था, क्योंकि मैंने देखा है कि इस घर में सब तेरी बड़ी बहन के पीछे दौड़ रहे हैं। किसी को यह नहीं दिखाई देता कि इस घर में दूसरी लड़की भी है। यह अन्याय मुझसे सहन नहीं होता। उन्होंने कहा, अगर मैं पहले नहीं आता तो तेरा ध्यान रखने वाला कोई नहीं होता। तेरी दीदी की शादी इतनी महत्वपूर्ण है, उतना ही तेरा भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इस घर में तेरा किसी को कुछ ख्याल नहीं है। लेकिन तू चिंता मत कर, चाहे तुझे कोई देखे या ना देखे, मैं हमेशा तेरे लिए यहीं रहूँगा। तू अब छोटी नहीं रही। तूने अपने हक के लिए बोलना चाहिए। चाचा की बातों में सच्चाई थी। सच में घर में किसी को मेरी कुछ परवाह नहीं थी। सब दीदी की शादी की भाग दौड़ में लगे हुए थे। मेरी पढ़ाई भी महत्वपूर्ण है, लेकिन यह सब मेरे माता पिता भूल गए थे। अब मैं छोटी बच्ची नहीं थी कि मैं घर वालों के व्यवहार पर ध्यान ना दूँ। मुझे चाचा की भी फिक्र देखकर अच्छा लगा। मैंने उन्हें गले लगाया और उन्होंने भी मुझे गले लगा लिया। उनकी अच्छी सोच के लिए मैंने उनका धन्यवाद किया। उस दिन के बाद चाचा जी की एक अच्छी छवि मेरे सामने बन गई थी। अगले दिन से जब मैं स्कूल जाती तो चाचा मुझे गले लगाया करते। घर आने के बाद चाचा जी मुझे अपना मोबाइल देखने के लिए देते। पहले घर में किसी ने मुझे मोबाइल वगैरह इस्तेमाल करने नहीं दिया था। चाचा जी मेरे उम्र के बच्चों का मन को समझते थे। एक दिन मैं चाचा जी का मोबाइल देख रही थी। माँ मेरे कमरे में आई और मेरे हाथ में मोबाइल देकर मुझसे गुस्सा हो गई। लेकिन अब मैं भी कोई छोटी बच्ची नहीं रह गई थी। मैंने कहा, थोड़ी टीवी और मोबाइल में समय बिताया तो इसमें क्या खराबी है। उस दिन मैंने माँ के साथ उल्टा व्यवहार किया। अब मैं चाचा के साथ ज़्यादा समय बिताने लगी। मुझे लगने लगा था कि चाचा मेरे दोस्त हैं। अब हमारी दोस्ती अच्छी हो गई थी। वह मुझे बहुत प्यार करते थे। छोटी-छोटी बातों पर वह मुझे लाड प्यार करते और मेरी होशियारी पर भी खुश होते थे। लेकिन यह सब मुझे अच्छा लगने लगा था। कुल मिलाकर चाचा मुझे अच्छे लगने लगे थे, लेकिन वह सब झूठ था। मुझे झूठी सहानुभूति दिखा रहे थे, क्योंकि वह मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे थे जिसकी मुझे कोई जानकारी नहीं थी। एक दिन स्कूल की छुट्टी होने की वजह से मैं सुबह 11 बजे उठी। मैंने देखा कि सब लोग नाश्ता करके अपने काम पर निकल चुके थे। उस समय घर में सिर्फ मैं और चाचा ही थे। मैंने नहाकर अपने कमरे में जाने का मन बनाया, लेकिन चाचा कमरे में आ गए। मैं जाकर पर्दे के पीछे छिप गई। मैंने बोला, चाचा जी, थोड़ी देर के लिए
बाहर जाओ, मैं चेंज करके आती हूँ। लेकिन चाचा जी ने मेरी बात ना मानते हुए कमरे में आकर मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे पर्दे के पीछे से बाहर ले आए। उन्होंने कहा, गौरी, मैंने पहले ही तुझे कहा है, तुझे मुझसे शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। लगता है तू मुझे अपना नहीं मानती। मैंने सोचा क्या चाचा ऐसा सोचते हैं। उन्होंने कहा, अगर तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है तो मुझे अपना काम करने दे। आजा, मैं तेरे बाल संवार देता हूँ। उस समय मैं टी शर्ट पैंट में थी। चाचा मेरे बाल संवारने लगे, लेकिन उनका हाथ ऐसे चल रहा था जिससे मुझे अच्छा महसूस नहीं हुआ। मुझे चाचा जी की मदद लेने में शर्म आने लगी थी। मैंने कहा, चाचा जी, अब आपने मेरी मदद कर ली है, प्लीज़ अब आप थोड़ी देर के लिए मेरे कमरे से बाहर जाओ। लेकिन चाचा जी मेरी सुंदरता की तारीफ करने लगे। चाचा जी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगे। मुझे लगने लगा उनकी नज़रें मेरे लिए गलत हैं। मैं चाचा जी की नज़रों से घबराने लगी और बार बार उन्हें बाहर जाने को कहती रही, लेकिन वह मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। तब अचानक मेरे पापा की आवाज़ आई बाहर से। उनकी आवाज़ सुनते ही जल्दी से चाचा जी मेरे कमरे से बाहर निकल गए। उसके बाद 1 हफ्ता बीत गया। धीरे-धीरे घर में और भी मेहमान आने लगे थे। मेहमानों की भीड़ बढ़ गई थी और उनके बैग मेरे कमरे में आ गए थे। उस रात माँ चाचा को मेरे कमरे में सुलाने आई। उन्होंने कहा, बाहर हॉल में और बाकी मेहमान सो रहे हैं। चाचा को बाहर ठंड लग रही है, तो तू उन्हें अपने कमरे में सोने दे। मैंने बिना कुछ सोचे समझे चाचा जी को अपने कमरे में सोने को कह दिया। लेकिन उस रात चाचा जी मेरे साथ कुछ अजीब करने वाले थे। ऐसा मुझे नहीं पता था। चाचा जी मेरे पास आकर लेट गए। उनका कंबल होने के बावजूद उन्होंने मेरे कंबल के अंदर घुसने की कोशिश की। वह मुझसे बोले, मुझे बहुत ठंड लग रही है, और वह मेरे कंबल में घुसने लगे। जैसे ही वह मेरे कंबल में आए, मुझे उनके व्यवहार में अजीब-सा महसूस होने लगा। उन्होंने धीरे-धीरे मुझसे प्यार से बोलना शुरू किया, लेकिन अब मुझे यह सब ठीक नहीं लग रहा था। थोड़ी देर में उन्होंने अजीब तरीके से मेरे शरीर में हाथ फेरना शुरू कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। अचानक उन्होंने मेरी कमर पर एक चिमोटी काटी। उससे मैं ज़ोर से चिल्लाई और उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चाचा जी मुझे बिल्कुल भी हिलने नहीं दे रहे थे। उन्होंने कहा, इस घर में मैं ही सिर्फ तेरा ख्याल अच्छे से रखता हूँ। अब तू बड़ी हो गई है। जो बड़े होते हैं वो ऐसा ही करते हैं। यह सब तेरे घर वाले तुझे नहीं बताएंगे। चुप रह और आनंद ले। चाचा जी के शब्द मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कुछ गलत करने जा रहे हैं, जबकि मैं उन्हें अपने से अलग करने की कोशिश कर रही थी। चाचा जी ने मेरा मुंह बंद करने की कोशिश की और मेरे कमर पर हाथ फेरने लगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या चाहिए। तब मैंने उनके हाथ पर जोर से दांत काटा और मैं जोर से चिल्लाने लगी। मेरी चीख शायद मेरी दीदी के कानों तक पहुंच गई थी। तब मेरी दीदी मेरे कमरे में आई। चाचा जी को मेरे बगल में देखकर उन्हें सब कुछ समझ आ गया था। उन्होंने मुझे उस बदतमीज से दूर किया और चाचा के कान में कुछ कहा। तब माँ भी आ गई। मैं दीदी को रोते हुए सब बता रही थी। तब दीदी बोली, गौरी, तुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब समझ आ गया है। चाचा जब तुम्हारे कमरे में आए थे तभी मुझे उन पर शक हो गया था। माँ दीदी को चुप रहने के लिए कह रही थी, लेकिन दीदी चिल्लाने लगी, माँ अब मेरा मुंह बंद मत करो। कुछ साल पहले मैं भी ऐसी ही चीज़ों से गुजरी हूँ। वह चीज़ें आज भी मेरे मन में जिंदा है। जब मैं 15 साल की थी, एक मेहमान ने मेरे साथ भी ऐसा ही करने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय तुमने मुझे चुप रहने को कहा था। मैं तो खुद के लिए आवाज़ नहीं उठा सकी, लेकिन अपनी बहन के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। जो लोग हम पर बुरी नज़र डालते हैं उनको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। ऐसे लोग घर के बाहर ही नहीं, घर के अंदर भी होते हैं। माँ, तुम किससे डर रही हो? तब माँ ने दीदी का मुंह बंद करने की कोशिश की और कहा, अगर यह बात बाहर किसी को पता चली तो गौरी के साथ ऐसी घटना हुई है तो आगे उसकी शादी में समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए मैंने तुम्हें चुप रहने को कहा था। तुम्हारी अच्छी जगह पर शादी हो रही है, वरना तुम्हारी बदनामी हो जाती और आज भी तुम घर के कोने में बैठी रहती। अगर लोगों को पता चला कि किसी लड़की के साथ ऐसा हुआ है तो समाज में लड़की को बुरी नज़र से देखा जाता है। माँ की यह बात सुनकर दीदी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। दीदी जोर से बोली, माँ, तुम जैसे कम पढ़ी लिखे माँ बाप के कारण यह सब होता है। भगवान की वजह से कुछ ज़्यादा बुरा नहीं हुआ। अगर कुछ बुरा होता तो तुम फिर भी चुप रहती। इस समाज में अत्याचार हुई लड़कियों को बुरी नज़र से देखा जाता है। गौरी के साथ भगवान की वजह से कुछ ज़्यादा बुरा नहीं हुआ। अगर कुछ बुरा होता तो तुम फिर भी चुप रहती। इस समाज में अत्याचार की हुई लड़कियों को बुरी नज़र से देखा जाता है। जो इंसान ऐसा करता है उसे समाज में घूमने का कोई हक नहीं है। तुम मेरी माँ हो, लेकिन मैं तुम्हारे विचारों से सहमत नहीं हूँ। मैं इस बदतमीज के खिलाफ पुलिस में शिकायत करने जा रही हूँ। दीदी मुझे लेकर पुलिस स्टेशन जाने लगी थी। इस बार पापा ने भी हमारा साथ दिया और बाकी रिश्तेदारों ने भी दीदी को समझा। सभी ने उस नालायक चाचा को सजा देने का समर्थन किया। उस समय माँ को समझ में आया कि वह किसी पुरानी सोच में जी रही है। चाचा जी ने
मुझे अपने मीठे बोल में लेकर मेरे परिवार के खिलाफ मुझे भड़काने की कोशिश की थी और मेरी सहानुभूति हासिल करने की कोशिश की थी। उस समय मुझे उस नालायक की असली नज़र समझ में नहीं आई थी, लेकिन आखिरकार मेरे परिवार ने मेरा साथ दिया। सच में माँ को अपनी बेटी को जैसे ही वह बड़ी होती है उसे गुड टच और बैड टच के बारे में समझाना चाहिए, लेकिन कुछ माता-पिता इसके बारे में बात करने में शर्माते हैं या फिर उन्हें इस बारे में ज्ञान नहीं होता है। इस दौर में ऐसे लोगों से सावधानी बरतनी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे लोग अक्सर हमारे करीबी होते हैं। तो कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।